Yes, very, very good morning. Let us start with another revision session for your May 22 exams. और आज का हमारा सेशन होने वाला है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर, बराबर है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर ये चैप्टर, ये टॉपिक है तो बड़ा इजी, लेकिन स्टूडेंट्स लोगों को पता नहीं इससे क्यों बहुत बड़ा फोबिया हो जाता है, बहुत डर जाते हैं कि यार ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा स्टूडेंट्स लोगों को क्यों लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, आई टेल यू दैट। सी अंडरस्टैंड, इस चैप्टर की जब आप स्टडी मटेरियल्स ओपन करते हो तो आप देखते हो कि उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी दिया हुआ है, बहुत ज्यादा थ्योरी, अननेसेसरी थ्योरी भर भर के दिया हुआ है। और ऐसी थ्योरी है जो हमारे एग्जाम्स में आती ही नहीं, बराबर है ना, हमारे एग्जाम्स में आती ही नहीं है। ऐसी सब थ्योरी अननेसेसरी दे दे के रखी हुई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है, बराबर है, हमारा पूरा एग्जाम फोकस्ड बैच है। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए मैं यहां पे तैयार करा रहा हूं। ठीक है, तो फिर मैं यहां पे आपसे क्या करवा के लूंगा जिससे आपको चैप्टर बहुत इजी लगने लग जाएगा। मैं यहां पे आपको बेटा सिर्फ वही चीजें सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अननेसेसरी इन्फो लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए होता है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फुल टाइम सेशन एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे पास टाइम कम है और एग्जाम हमारा पहला फोकस है कि हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो हमारे उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो अभी इस केस में देखिए, यहां पर आपको इस चैप्टर में आपके स्टडी मटेरियल्स में बहुत ज्यादा थ्योरी दिया हुआ है। मैं उन सब चीजों को इतना वेटेज नहीं दूंगा, मैं काफी हद तक उन चीजों को इग्नोर कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या चीजें आती हैं, कितना थ्योरी तुम्हें पता होना चाहिए, बराबर है, और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और किसको आपको पक्का कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे तो 100 पेज का चैप्टर है, लेकिन वही अगर हम लोग करने जाएंगे यहां पे तो बेटा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मुश्किल से चलो 1 से 1.5 घंटा पकड़ते हैं, उसमें आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, इंक्लूडिंग 4 रिसेंट के सजेस्टेड पेपर्स, मतलब 4 रिसेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस, 4 आरटीपी के क्वेश्चंस और 4 मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस। ये सब कवर होने को 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला, इतना ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, सो चलो हम लोग इंस्टीट्यूट ने दी हुई अननेसेसरी थ्योरी को इग्नोर करेंगे और जो सही हमारे लिए रेलेवेंट है ना उसी के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। मैं ये बिल्कुल आपके एग्जाम फोकस्ड जो आपके लिए जरूरी है उतनी चीजें यहां पे कराने वाला हूं। अब एनबीएफसी के चैप्टर में सबसे पहले आप ये ध्यान में ले लीजिए, एनबीएफसी क्या करती है बेटा, ये वो कंपनीज होती है जो बैंक्स तो नहीं होती है, लेकिन ये बैंक्स तो नहीं होती है लेकिन ये भी लोन्स वगैरह देने का काम करती है, बराबर है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है। तो ऐसी होती है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक नहीं होती है लेकिन काफी सारा फाइनेंशियल काम ही करते रहती है। सो दैट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। Now, see this NBFC, you have a lot of types of NBFCs, okay? You do have a lot of types of NBFCs. In fact, 10 अलग-अलग टाइप के NBFC के टाइप्स हैं, लेकिन ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको इतना ध्यान नहीं देंगे, हम लोग इसको ओवरलुक करेंगे। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं? 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेटा आप अपना नोटबुक ओपन करो, ये पहली चीज लिखेंगे आप, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। लिखिए कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस? कौन कौन से इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहली कैटेगरी जो इसमें आने वाली है वो है ओन्ड फंड प्लस नेट ओन्ड फंड। ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहा है, ओन्ड फंड एंड नेट ओन्ड फंड। दूसरा कैटेगरी जो आपको इस मतलब चैप्टर में पूछा जाता है वो है आपका असेट्स क्लासिफिकेशन। असेट्स क्लासिफिकेशन कौन सा स्टैंडर्ड है, कितना सब स्टैंडर्ड है, बराबर ना, कितना सब स्टैंडर्ड है, इसके अलावा कितना डाउटफुल है और कितना जो है वो है लॉस असेट। ठीक है, एक हो गया ओन्ड फंड नेट ओन्ड फंड, दूसरा हो गया बेटा असेट्स का क्लासिफिकेशन,
तीसरा असेट्स के प्रूडेंशियल नॉर्म्स या असेट के प्रोविजन समझ लीजिए, चलो असेट्स के प्रोविजंस। और चौथा है असेट्स के प्रोविजंस आपके हो गए। इसके अलावा आपका एक और है आपके प्रोविजंस बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू, प्रोविजंस बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू। ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको अलग अलग इस चैप्टर में आने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। ये 4 क्वेश्चन के अलावा 5वां क्वेश्चन तुम्हारे स्टडी मटेरियल में नहीं है और 5वां क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में आया भी नहीं है। ये 4 के अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है दीक्षा यहां तक? ओके, तो हमारा टारगेट भी बिल्कुल इसी लाइन में रहेगा, हम लोग इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो देर किस बात की है। सबसे पहले अब देख सकते हैं दुनिया भर का यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ बूस्टर बैच। सो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ये सब इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग ओन्ड फंड और नेट ओन्ड फंड की। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, ओन्ड फंड और नेट ओन्ड फंड। ओन्ड फंड और नेट ओन्ड फंड। आपको एनबीएफसी के चैप्टर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओन्ड फंड कितना है और नेट ओन्ड फंड कितना है। आपको जो स्क्रीन पर दिया हुआ है ये पूरा चार्ट बनाना होगा। ओन्ड फंड सबसे पहले लिखेंगे, ओन्ड फंड, ओन्ड फंड, पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, एड कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, add compulsorily convertible preference shares। ओन्ड फंड का मतलब होता है मालिकों का पैसा, तो उसको कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मेट है जो हम फॉर्मेट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऐड किए जाते हैं बेटा फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, add capital reserves arising from sell of assets। क्या लिखोगे? add capital reserves arising from sell of assets। assets बेच के अगर कैपिटल रिजर्व आया है तो ही आपको लेना है। कैपिटल रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, लेस रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, लेस मत करो, सो सॉरी, ब्रैकेट में लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू बी एक्सक्लूडेड, नॉट टू बी कंसिडर्ड। रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन रिजर्व देगा ना, काट देना उसको, लेने का ही नहीं अपने को। ठीक है, लेस नहीं करना है, काट देना सीधा, उसको लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना। रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी एक्सक्लूडेड या इग्नोर्ड। लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इंटेंजिबल असेट्स, ये सब क्वेश्चंस में है यहां। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जितने आइटम्स मैंने लिखा है सारे क्वेश्चंस में आते हैं, सारे के सारे। दीक्षा हो जाए तो बेटा बता दीजिए मुझे। ओके, तो बेटा आपको ओन्ड फंड अगर बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए एनबीएफसी का, तो आप क्या क्या लोगे? पेड अप कैपिटल, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, फ्री रिजर्व्स जिसमें जनरल रिजर्व पीएनएल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है। कैपिटल रिजर्व कब लेंगे अपन? अगर फिक्स असेट का होगा तो ही लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना नहीं लेना? नहीं लेना है। इंटेंजिबल्स लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस करना है कि लेना ही नहीं है? लेना ही नहीं है, लेस नहीं करना है उसको। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा इसे ओन्ड फंड कहते हैं। और ये कैलकुलेशन हम लोग बैंक के चैप्टर में भी करने वाले हैं, याद रखिए, तो ये रिपीट होने वाला है। यहां तो आप सीख ही रहे हो, बैंक्स के चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, सेम सेम दिया हुआ है एकदम। तो वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां भी क्वेश्चंस आते हैं अपने लिए। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
नेक्स्ट इसके नीचे आप लिखेंगे नेट ओन्ड फंड, नेट ओन्ड फंड। ओन्ड फंड, इसका फॉर्मूला देखो। ओन्ड फंड एक बार है ना, थोड़ा सा समझ लेना फॉर्मूला, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। देखो मान लीजिए अगर आपका ओन्ड फंड आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ओन्ड फंड आपका आ रहा है 1000, ठीक है, और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। कहां पर इन्वेस्टमेंट किया आपने? अपने सब्सिडियरीज में इन्वेस्ट किया। सब्सिडियरी के शेयर लिए हैं लेट्स से 200 रुपए के, और सब्सिडियरी के आपने डिबेंचर्स लिए हुए बेटा 150 रुपए के, ठीक है, इतना आपने ले रखा है। तो अगर आप सब्सिडियरीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो पहले इसका टोटल करो। इसका टोटल कितना? 350। इसके बाद इसका 10% करो तो कितना होता है? ओन फंड का 10%, दैट इज 100, बराबर है। सो 100 इसमें से डिडक्ट करो, 250। मतलब मैंने क्या किया जरा समझना। मैंने ओन फंड निकाला है, ओन फंड अपन अपने चार्ट से निकाल लेंगे जो आपने ऊपर लिखा। फिर आप देखोगे कि आपने सब्सिडियरी में कितना इन्वेस्ट किया है शेयर्स और डिबेंचर्स में, उसमें से ओन फंड का 10% डिडक्ट करो तो ये कितना बचा? 250। ये 250 इसमें से डिडक्ट करना तो आपको मिलेगा नेट ओन फंड। मतलब क्या करना है मालूम है आपको? आपने सब्सिडियरी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो ओन फंड के 10% से ज्यादा है, अगर ओन फंड के 10% से ज्यादा आपने सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किया है, तो जितना एक्स्ट्रा आपने किया है उतना लेस करना है। समझ में आ गया पूरा एग्जैक्टली क्या है ये? है ना? एक बार तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या करना है अपने को। तो उससे आपको नेट ओन फंड मिल जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। बेसिकली इसका वर्डिंग अगर टेक्निकल अपन देखने जाएं तो यू हैव टू डिडक्ट द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज एंड सिमिलर कंपनीज, यू हैव टू डिडक्ट द बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या लोन्स जो आपने अपने सब्सिडियरी को दिए हुए हैं, टू द एक्सटेंट सच सम एक्सीड्स 10% ऑफ द ओन फंड। ओके, सो दिस इज द रियल वर्डिंग, जिसके कारण आपको 10% ओन फंड पहले कम करना होता है, फिर जो एक्स्ट्रा आता है वो ओन फंड में से लेस करना होता है, लाइक दैट। आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, हो जाएगा तो डन बताइए। फिर हम पहली कैटेगरी हमने कर ली है, अब पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। डन ना? ओके श्योर। अब एक काम करते हैं, इस पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आरटीपी May 21, चलो। कैलकुलेट द ओन फंड ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। पेड अप कैपिटल 400, फ्री रिजर्व्स 200, सिक्योरिटी प्रीमियम 50, कैपिटल रिजर्व्स यू हैव surplus arising out of sale of assets 100, compulsorily convertible preference shares 50, revaluation reserve 100 lakhs. Tell me something, what will be your owned fund? Come on, चलो मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी करें। बिल्कुल सही है। पेड अप कैपिटल लेना पड़ेगा, उसके बाद फ्री रिजर्व लेंगे 600, सिक्योरिटी प्रीमियम लेना पड़ेगा 650, कैपिटल रिजर्व क्योंकि असेट बेच के आया है लेना पड़ेगा 750, और कंपल्सरी कन्वर्टेबल 50 भी लेना पड़ेगा 800। रिवैल्यूएशन रिजर्व हम इग्नोर कर देते हैं, तो 800 lakhs इज द आंसर। फिनिश, सिंपल क्वेश्चन। चलो अगले मैं ना एक काम करता हूं बेटा, मैं इस कैटेगरी के जितने क्वेश्चन है सब एक साथ करा देता हूं, ठीक है? मेक सेंस?
है ना। मैं इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस है सब एक साथ करा दूंगा। चलो, कैलकुलेट ओन फंड ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गो फॉर इट। दिस इज आरटीपी May 22, जो तुम्हारे एग्जाम का आरटीपी है। You have paid up capital 200, free reserves 150, compulsory convert, ओके 450 आ रहा है, 200 आपको लेना पड़ेगा, 150 350 हो गए, ये 50 भी लेना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारा 400 तो हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व इग्नोर करते हैं, प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। सो प्लस 25, उसमें से 10 लाख इंटेंजिबल्स कम करना पड़ता है अपने को, 415, ओके और 15 लाख का ये जो है ये भी अपने को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 15। सो आंसर इज गोइंग टू बी 430 लैक्स। ठीक है, ये लेस करना है, ध्यान में रखें। तो 430 लैक्स, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स और उससे इंटेंजिबल अपन ने कम कर लिया, फिनिश, इजी। ठीक है, चलो इसके बाद ये बहुत बार आया है, हाँ अभी तो आपने 2 बार किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस ये बहुत बार आया है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। 4 ही कैटेगरी है बेटा, 4 ही कैटेगरी आपके क्वेश्चंस की, इसके अलावा क्वेश्चन है ही नहीं, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं December 21 एग्जाम का। December 21 तुम्हारे पहले वाला ही है, राइट? December 21 एग्जाम, चलो इसको ट्राई करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओन फंड एंड नेट ओन फंड। ये सवाल 5 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, दैट्स नॉट फॉर 15, दैट्स फॉर 5 मार्क्स। GEM Limited is an NBFC providing hire purchases solutions for acquiring consumer durables. Following information is extracted: paid up capital, compulsory convertible, free reserve, capital reserve, security premium, 220 lakhs arising from sale of building, deferred revenue expenditure, debentures issued, cash bank balance, investment in subsidiaries and investment in other NBFC. Do one thing, बेटा पहले मुझे आप ये कैलकुलेट करके बताओ कि ओन फंड कितना हो रहा है, सिर्फ ओन फंड। आपने ये वाला लिया पेड अप कैपिटल, बराबर, कंपल्सरी कन्वर्टिबल लेना पड़ेगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व पूरा लोगे या सिर्फ 220 लोगे? यस, अपने को सिर्फ उतना ही कैपिटल रिजर्व लेना होता है जितना असेट बेचकर आता है, तो आपको 220 वाला पार्ट ही लेना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करें, इसका माइनस करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, हमारे चार्ट में लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको डिडक्ट करना है, डिबेंचर, कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट्स का कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो इन सबको कर लेता हूं मैं भी। तो मेरा आंसर आ रहा है 2520 प्लस 1035 प्लस 243 प्लस 56 प्लस 220 माइनस 54। आंसर आ रहा है बेटा 4020। याद रखिएगा ये 319 आपको लेना ही नहीं है, आपको 220 ही लेना है। तो मेरा आंसर ओन्ड फंड आ चुका है 4020, बराबर है, ओन्ड फंड आ चुका है 4020। अब उसने इन्वेस्टमेंट्स भी बताए, बराबर है ना। अब अपने को नेट ओन्ड फंड पर जाना है। नेट ओन्ड फंड पर कैसे जाते हैं अपने को अच्छे से पता है। चलो इसके लिए मैं ना एक काम करता हूं बेटा, यहां पे एक ना चार्ट बना लेता हूं आपके लिए, तो आपको पता रहेगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से करना चाहिए इसको। ठीक है, सो आई विल जस्ट मेक अ चार्ट फॉर दिस। ओके, तो हम लोगों ने ओन फंड तो पूरा एक चार्ट बना के कैलकुलेट कर ही लिया है। ओन फंड वी हैव गॉट 4020, फिर आप इसे नाम दे दोगे ए, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, शेयर्स में कितना और डिबेंचर्स में कितना। पहले शेयर्स का इन्वेस्टमेंट अपन लिखेंगे। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अपन ने अपने सब्सिडियरी में कितना किया हुआ है, 945, मैंने 945 लिखा। डिबेंचर्स में हमने कितना इन्वेस्ट किया, 171, बराबर ना? ओके, टोटल हाउ मच, 1116। अब आपको इसमें से क्या लेस करना है, 10% ऑफ ओन्ड फंड, यानी इसमें से 402 कम कर लीजिए, इसका 10% कम कर लीजिए
और जो एक्सेस आ रहा है अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आ रहा है वो अपने को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अभी 714 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 3330 क्या आपको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, ठीक है। वैसे एक चीज आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज बोलो या अदर एनबीएफसी भी बोलो, वो भी लेस करना है, ध्यान में रखिए। तो जरूरी नहीं है कि हमारे सब्सिडियरी का ही हो, अदर एनबीएफसी का भी लेस करना है। और वही आपको यहां पे बोला था एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी। ओके, इन कंपनीज ऑफ सेम ग्रुप्स मींस जैसे टाटा कंपनी है, हर कंपनी एक दूसरे की सब्सिडियरी नहीं है, but Tata Motors, Tata Consultancy Services, no doubt they are not the subsidiaries and holdings of each other, but they are under the same Tata group, like that. तो हमारा आंसर आ रहा है 3306। क्या पूरी तरीके से क्लियर हो गया? तो इन्वेस्टमेंट्स अपन ने लिए, टोटल किया, उसमें से 10% ऑफ ओन फंड पहले कम किया, ये हमारा बी पार्ट आया, ये आपको लेस करना है इसमें से। चेक करो, 3306 इज द फाइनल आंसर। ओके, डेफिनेट सी द फॉर्मेट, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मेट ना, यही फॉर्मेट सही है। पहले सब किया अपन ने, डेफर्ड रेवेन्यू हटा के ओन फंड आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट्स अपन ने लिखा, फिर उसमें से 10% ऑफ ओन फंड कम करके फिर एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, उसको घटा के आंसर आ गया, लाइक दैट। ओके, चलो आगे चलो। चलो और देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस है क्या अपने पास? और ऐसे क्वेश्चंस है क्या? होने तो चाहिए, होने तो चाहिए, होने तो चाहिए, होने तो चाहिए। ये रहा। चलो 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 विकास, अब ये कौन सा सवाल है? ये है बेटा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 2020। कम ऑन, विकास फाइनेंस लिमिटेड इज एनबीएफसी, एक्सट्रैक्ट्स दिया हुआ है आपको आर एस अंडर पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, लोन, डिपॉजिट, लीज्ड आउट असेट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज, डिबेंचर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज, कैश बैंक बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट द नेट ओन फंड। कम ऑन, नेट ओन फंड निकालने का है, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे? ओन फंड, ओन फंड निकाल लो। तो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, और क्या करें? यस 1500, और इसमें से डेफर्ड एक्सपेंडिचर विल डिडक्ट 1000। बिल्कुल सही है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स 1500, ये दोनों का टोटल 1500, इसमें से डेफर्ड एक्सपेंडिचर 500 कम कर दिया, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ओन फंड तो आ गया बेटा 1000। ठीक, अब अपन इन्वेस्टमेंट्स ले लेते बेटा शेयर्स और सब्सिडियरीज के, मतलब 275 225 दोनों लेना पड़ेगा। तो 275 225, तो ये दोनों का टोटल ये, और इसका 10% कितना होता है? सो इट्स कमिंग 100। ये डिडक्ट किया, 500 माइनस 100 400, 400 यहां पे ले लिया, आंसर हमारा 600। पक्का समझ गया? इजी? ठीक है, इससे बहुत डरते हैं हाँ बच्चे, आप इतने इजीली कर रहे हो लेकिन इससे बहुत डरते हैं बच्चे। देखो ये आप कितने एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, आरटीपीज में भी और एक्चुअल एग्जाम्स में भी। सो हमारा आंसर आ रहा है 600, दैट्स द फाइनल आंसर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड। चलो और देखते हैं। अरे वाह, एक और बार आया हुआ है, एक और बार आया हुआ है। ये कौन सा है? ये May 22 की मॉक टेस्ट पेपर, मतलब कौन सा है? तुम्हारे एग्जाम का मॉक टेस्ट पेपर है हाँ, ये सीरीज 1। चलो निकालो, सेम क्वेश्चन है एकदम सेम। बिल्कुल सही है, पेड अप कैपिटल लिया, फ्री रिजर्व लिया, डेफर्ड एक्सपेंस लेस कर लिया, तो 2400 में से 800 गए बेटा 1600 रुपए। तो 1600 का तो हमारा ओन फंड आ गया, और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स ले लो, 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 800 में से 160 जाएगा, बराबर है ना? तो 400 400, तो ये हो गया बेटा 800, 800 में से 160 चला गया, कैसे? ओन फंड का 10% ये चला गया, तो 800 में से 160 गया, बचा 640, तो 1600 में से 640 गया 960। एब्सोल्युटली परफेक्ट है दीक्षा, सो 960 इज द राइट आंसर। चलो अगेन द सेम क्वेश्चन,
मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 नवंबर 21 एग्जाम, एक्चुअली 22 प्रिंट हुआ है, नवंबर 21 एग्जाम। चलो paid up capital is there, general reserves is there, loans is there, deposits is there, PPE is there, investments are there, and cash at bank, net owned fund। हाँ, ओन फंड 800 आ रहा है आपका। एक मिनट, पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये दोनों का तो कुछ होगा नहीं, और लेस करने के लिए भी कुछ नहीं है, ना इंटेंजिबल्स है, ना कोई लॉस है, ना डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। तो ओन फंड तो 800 आपने बिल्कुल सही निकाला बेटा, ओन फंड 800 रुपए। अब आगे इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडियरीज और ग्रुप कंपनीज 250 एंड 400, 650 लेस 80, तो 570 आई गेस। 570 हम 800 से डिडक्ट करेंगे, 230 होना चाहिए शायद आंसर। चेक करो। अच्छा, आपने दोनों को मिलाया 800, ओन फंड 800 बराबर है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट किए, इन्वेस्टमेंट्स कितने आ रहे हैं 650, उसमें से आप इसका 10% डिडक्ट करोगे यानी 80, तो 570 आने वाला है, वो आप इसमें से डिडक्ट करोगे। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग राइट। so 800 and you have 250 and 400, so 230 will be the final answer। okay, क्या हुआ इसमें, मिस्टेक क्यों हो रही थी? चलो, अब ये वाले कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, इजी था एकदम। दिस 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी के तुमने क्वेश्चन कर लिया, और अपन ने एक ही कैटेगरी के लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी क्लास में। ठीक है, सो आप समझने की कोशिश करो, पिछले 12 पेपर में 5 बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। ओके, 4 ही कैटेगरीज हैं, पहला हमारा हो गया। अब सेकंड कैटेगरी क्या है? ओन फंड, नेट ओन फंड तो हो गया। अब सेकंड कैटेगरी क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है? नाउ सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, देखिए अकाउंटिंग करने के लिए है ना, अकाउंटिंग करने के लिए एनबीएफसी को 3 कैटेगराइजेशन में से मैं बांटा गया था। डिपॉजिट्स लेने वाली, जो पब्लिक से पैसा उठाती है। दूसरा, डिपॉजिट नहीं लेने वाली, उसे एनबीएफसी एनडी कहते हैं। ओके, पहला वाला डिपॉजिट लेने वाली है तो उसका नाम है एनबीएफसी डी, डिपॉजिट लेने वाली। दूसरा है जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है, एनबीएफसी एनडी। और जो मतलब है ना छोटी कंपनीज है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसका नाम है एनबीएफसी एनडी, जिसका असेट साइज 500 करोड़ से कम है। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जो एनबीएफसी होती है, डिपॉजिट्स भी नहीं लेती हैं, लेकिन वो 500 करोड़ के भी ऊपर की होती है, तो उसे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो एनबीएफसी, एनडीएसआई। आप मुझे बता सकते हो इन तीनों कैटेगरीज में से वो कौन सी 2 है जो आपके लिए ज्यादा रिस्की है, और कौन सी है जो रिस्की बिल्कुल नहीं है? ये रिस्की वाली है। आगे थर्ड वाली रिस्की है ना, दोनों नॉन डिपॉजिट वाली है। दीक्षा, ये देखो, ये डिपॉजिट लेने वाली है, ये दोनों डिपॉजिट नहीं लेने वाली है। जो 2 नहीं लेने वाली है ना, उसमें ये छोटी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। इट्स लाइक दैट। ओके, इसीलिए इसका नाम एनबीएफसी डी है, डिपॉजिट लेने वाली, और ये है नई डिपॉजिट्स लेने वाली। ये दोनों नहीं लेती है, सिर्फ ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, यानी ये बड़ी कंपनी है। सो एनबीएफसी एनडीएसआई बड़ा कंपनी है, एनबीएफसी एनडी छोटा कंपनी है। ठीक है, तो इसीलिए आप खुद ही सोचो किसको ज्यादा छूट मिली होगी, रिलैक्सेशंस मिले होंगे? इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा रिलैक्सेशंस मिला होगा? सेकंड वाले, क्योंकि ये सबसे कम रिस्की अपने लिए, ये पब्लिक से पैसा नहीं उठाती, और उसका असेट साइज भी 500 करोड़ से कम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कम रिस्की है, तो इसीलिए इसके रिलैक्सेशन थोड़े ज्यादा मिले हुए हैं।
इन दोनों को रिलैक्सेशन नहीं मिले हैं ज्यादा, ये काफी हद तक बैंक जैसी ही ट्रीट्स की जाती है दोनों भी। ओके सो हमारे लिए हम लोगों ने इन अकाउंट मतलब इस अकाउंटिंग करने के लिए है ना 2 प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू किए गए, बराबर है। क्या किया गया बेटा, 2 प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनके लिए इशू किए गए। पहला नाम था, आरबीआई ने इसे इशू किया, पहला ये था, याद रखना इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा हुआ है। कौन दोनों को, डिपॉजिट लेने वाली और नहीं डिपॉजिट लेती है लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, ये दोनों एक कैटेगरी में है। और जो छोटी कंपनी और डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं वो एक दूसरी कैटेगरी है। तो चलो अपन इसे पढ़ते हैं, इसका नाम देखो, द एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट छोटी कंपनीज, इनके लिए ये डायरेक्शंस है। और दूसरा एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, जो बड़ी कंपनी है, नॉन डिपॉजिट लेने वाली एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, ये दोनों एक साथ रखी गई थी। क्या आपको समझ में आ गया बेटे, डायरेक्शंस 2 अलग अलग तरीके के हैं। ओके तो बेसिकली कौन दोनों एक साथ है और कौन एक अलग है, डिपॉजिट नॉन बेसिकली एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडीएसआई ये दोनों साथ में हैं, क्योंकि ये बड़ी एनबीएफसी है और ये डिपॉजिट लेने वाली है, ये पब्लिक से पैसा उठाती है, लेकिन ये पब्लिक से पैसा नहीं भी उठाती है तो भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए ये अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो छोटी भी है और एनबी मतलब पैसा भी नहीं लेती मार्केट से, ये वाली जो है इसको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। क्लियर, ओके तो ये अम्मी अपन ने सीखा। अब इसके बाद में आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, अब है ना आरबीआई ने इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। सबसे पहला एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक जो आरटीपी वगैरह में आया हुआ है, अर्निंग वैल्यू। ये मेरे नोट्स में भी मैंने पूरा रेड में दिया था, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है जो आरटीपीज में बहुत बार पूछा हुआ है फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। ओके, अर्निंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, अर्निंग वैल्यू का मतलब होता है इक्विटी शेयर का वो वैल्यू कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एज रिड्यूस्ड बाय द प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब आप एवरेज प्रॉफिट लो, प्रेफरेंस डिविडेंड हटाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन रिकरिंग आइटम्स को एडजस्ट करो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, फर्दर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब क्या करने का, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाया, तो फिर प्रॉफिट्स किसके मिले, बेसिकली इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट्स मिल गए आपको, बराबर है। उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हटा दिए, नॉन रिकरिंग आइटम्स हटा दिए, तो आपको मिल गया कि कितने नॉर्मल प्रॉफिट्स है फॉर इक्विटी होल्डर्स। ओके, एबनॉर्मल इफेक्ट्स अपन ने हटा दिए, तो आपको मिल गया कितने नॉर्मल प्रॉफिट्स है फॉर इक्विटी होल्डर्स। वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको क्या मिलेगा एग्जैक्टली यू गेट द ईपीएस, है ना, यू गेट द ईपीएस। आपको एक एक शेयर का अर्निंग मिलेगा, फिर उस शेयर के अर्निंग को अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 8% से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपका ईपीएस जो है ना वो 20 रुपए आया, तो 20 को 8% से डिवाइड कर दो, चेक करो कितना होता है, 20 डिवाइड बाय 8% आंसर 250 रुपीज। 20 डिवाइड बाय 8% इट इज 250 रुपीज। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कंपनी का अर्निंग वैल्यू मिलता है एक शेयर का। ओके वैसे ही ट्रेडिंग कंपनी रहा तो 10% से डिवाइड करने का, और अगर बाकी कोई एनबीएफसी है तो 12% से डिवाइड करने का, ऐसा उसने कहा है। इसे कहते हैं कैपिटलाइज एट द फॉलोइंग रेट। अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका अर्निंग वैल्यू 0 समझा जाता है। क्लियर, इजी एकदम। एवरेज प्रॉफिट लिया, पीडी हटाया, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉन रिकरिंग एडजस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, फिर उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 8% से डिवाइड करो, ट्रेडिंग है तो 10% से, एनबीएफसी तो 12% से डिवाइड कर दो। वैसे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आज तक आया नहीं है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन कभी इस पे बना के पूछ सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन में ही पूरा टेक्निक दिया हुआ है। चलो ये एक काम का था हमारे लिए थ्योरी के लिए। अब मैं आपको एक और चीज यहां पे समझाता हूं। देखो जो एनबीएफसीज होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब आजकल आरबीआई के अंडर आती है। तो आरबीआई क्या बोलती है कि भाई आपके जो असेट्स हैं उसमें अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बैंक ने या मतलब एनबीएफसी ने किसी को लोन दिया, बराबर है, और वो लोन चुका नहीं पा रहे,
तो वो क्या हो जाएंगे बेटा उस एनबीएफसी के लिए? नॉन परफॉर्मिंग असेट, बराबर है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये कंसेप्ट बैंक्स में भी है। जो बैंक्स के लिए इनकम्स जनरेट नहीं करती है, जो कंपनीज के लिए इनकम्स जनरेट नहीं करेंगी, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होते हैं ना, उसकी इनकम सिर्फ कब रिकॉर्ड हो सकती है? जब वो एक्चुअली रियलाइज हो। ठीक है, जो एक्चुअली रियलाइज हो, मतलब सच में अगर वो पैसा देंगे ना तो ही मानने का कि इनकम है, पैसा नहीं मिला तो इनकम नहीं मान सकते आप। देखो कैसा रहता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैंने एक है ना अभी हाउसिंग लोन लिया था, मैंने घर लिया अभी थोड़े दिन पहले। तो मैंने है ना घर किससे लिया, मतलब लोन पे लिया। लोन किससे लिया? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं है, याद रखना, मैंने पीएनबी बैंक से नहीं लिया। ओके, मैंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है। तो ये जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है ना, ये एक्चुअली एनबीएफसी है। ओके, दैट्स ए एनबीएफसी। अंडरस्टूड द डिफरेंस? अगर मैं बैंक से लेता तो पीएनबी नाम रहता था सिर्फ, लेकिन मैंने बैंक से नहीं लिया है, मैंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ है, वो एक एनबीएफसी है। अब मैं उनको हर महीने ईएमआई चुकाते जा रहा हूं, बराबर है? ठीक है, जब तक मैं चुका रहा हूं तब तक बैंक को इनकम्स मिल रही है। बैंक कहेगी कि यू आर अ परफॉर्मिंग असेट। अब समझ लो मैं इस महीने बेटा कहीं पे बिजी था, नहीं चुका पाया, तो बैंक बोलेगी ठीक है चलो अगले महीने दो दो इंस्टॉलमेंट एक साथ दे दो। ठीक, नहीं चुका पाया, तीसरा महीना आ गया, बैंक मुझे 90 डेज का पीरियड देती है। अगर 90 डेज में मैंने डिफॉल्ट मेरा क्लियर नहीं किया तो 90 डेज के बाद मुझे नॉन परफॉर्मिंग असेट समझ लिया जाता है। ठीक है, 90 दिन तक अगर मैं पे नहीं करता हूं तो मुझे एनपीए समझा जाएगा। क्लियर? हाँ, वो मुझे एनपीए समझने लग जाएंगे फिर। तो मेरे लिए जितनी भी उन्होंने इनकम्स बुक कर रखी है ना, वो सारी इनकम्स उनको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल है कि एनपीए की इनकम तभी गिनी जाती है जब वो एक्चुअली रिसीव हो। अक्रूअल, देखो वो लोग अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करते चले जाएंगे, बराबर है, लेकिन मैं तो अभी डिफॉल्ट कर गया, मैं तो एनपीए बन गया, तो मेरे को जितना भी मतलब जितना भी उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा ना, वो सब रिवर्स करना पड़ेगा उनको। हाँ, मैं समझा नहीं। हाँ, सी इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दैट, कि आपका जब पहला इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गया ना, वहां से 90 डेज का लिमिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, और वहां से 90 डेज में अगर आपने वो इंस्टॉलमेंट चुकाया नहीं, उसके तो आप एनपीए हुए। अगर आप एनपीए हो गए तो आपका पूरा अकाउंट एनपीए हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी आगे की इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टैंडर्ड रहेगी और बाकी का एनपीए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा अकाउंट ही एनपीए गिन लिया जाता है। क्लियर नाउ? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एनपीए होने के लिए एनबीएफसीज को अलग टाइम दिया हुआ होता है, और इनको अलग टाइम दिया हुआ होता है, क्या बोलते हैं आपके बैंक्स वगैरह के लिए, है ना। बैंक्स के लिए 90 डेज का क्राइटेरिया है। एनबीएफसीज में, बड़ी एनबीएफसीज के लिए तो अब 90 डेज का ही क्राइटेरिया हो गया है, 3 महीने का। और छोटी एनबीएफसीज के लिए 6 महीने तक का क्राइटेरिया चलता है। ठीक है, 6 महीने तक का क्राइटेरिया चलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे असेट्स के क्लासिफिकेशन की। अब जो मैं ये कराने वाला हूं ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, हाँ? ये बात ध्यान में रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, सी दिस नाउ। जनरल आप इतना ध्यान में रखोगे कि 12 महीने के या 6 महीने के अंदर तक के सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके आगे के सब जो होंगे ना, वो एनपीए होते जाएंगे। स्टैंडर्ड असेट मीन्स एक ऐसा असेट जिसमें डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। जो लोग आपको समय से चुका रहे हैं उसे स्टैंडर्ड असेट कहते हैं, बराबर है। जो लोग आपको समय से पैसा चुका रहे हैं उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। सब स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? जो एनपीए क्लासिफाई हो गया है। ठीक है, और एनपीए क्लासिफाई हो जाने के बाद
एनपीए क्लासिफाई हो जाने के बाद में उसको 18 महीने तक का ही समय हुआ है नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, और डिपॉजिट्स लेने के लिए जिसको 12 महीने तक का समय हुआ है। मतलब क्या, जो बड़ी कंपनीज है ना उनको 12 महीने तक का समय दिया हुआ है। सो एनपीएज होने के बाद आप 12 महीने तक भी अगर नहीं चुकाते हो तो आप सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में बैठते हो, ठीक है ना। 12 महीने तक भी आप नहीं चुकाते हो तो आप सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाते हो, और 12 महीने से ज्यादा हो गए तो फिर आप डाउटफुल कैटेगरी में चले जाते हो। आप डाउटफुल कैटेगरी में चले जाते हो, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स नहीं लेती उसके लिए क्राइटेरिया 18 महीने का है। एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग एरर है। और लॉस असेट वो होते हैं जो बेसिकली डिक्लेयर्ड है कि ये लॉस है, मतलब डिक्लेयर्ड है कि ये पैसा डूब चुका है, ये आप रिकवर नहीं कर पाओगे, जिसे एनबीएफसी ने या आरबीआई ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये पैसा डूब चुका है। समझ में आ रहा है? ओके, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बात बताऊं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपको कैटेगराइज करना है, और दूसरे लिए इनकी प्रोविजंस बनानी होंगी। प्रोविजंस वाला तो भयंकर इजी है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके ना दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं एक सजेशन दूं आपको, आपको ये वाला पार्ट लिखना है ना, ये वाला। ओके चलो लिख लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको सच बताऊं ना बेटा, ये इसी का एक क्वेश्चन जो होता है ना, जो क्वेश्चन अपन पहली बार पढ़ते हैं ना तो डर जाते कि यार क्या दिया हुआ है, लेकिन जब उसको अच्छे से समझे ना तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक बात इसमें आप ध्यान में रखिएगा, जनरली क्या होता है ना, इनको 18 महीने और 12 महीने का समय होता है। पहले 12 महीने तक नहीं पे करते हैं तो नॉर्मल असेट रहते हैं, फिर एनबीए हो जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं, और एनपीए के बाद भी उनको 18 महीने तक का समय होता है। बराबर है, मतलब टोटल मंथ्स हो जाते हैं 30। 30 मंथ्स तक अगर नहीं चुकाते ना तो 30 मंथ्स के बाद में वो डाउटफुल होने जाते हैं। ठीक है, 30 मंथ्स के बाद में वो डाउटफुल हो जाते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल 6 महीने का क्राइटेरिया और 3 महीने का क्राइटेरिया एनपीए का दिया हुआ है। ठीक है, जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है उनके लिए 6 महीने का क्राइटेरिया, और जो डिपॉजिट्स ले रही है उनके लिए 3 महीने का क्राइटेरिया है। लेकिन हम लोग इसमें नॉर्मली 1 साल ही कंसिडर करते हैं, हम लोग नॉर्मली 1 साल ही कंसिडर करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। बिफोर आई मूव अहेड, ये क्वेश्चन अब करने की ज़रूरत है क्या हमें? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। Yes, you can write it in your own sentence. नाउ एक ये वाला क्वेश्चन देखो जो जैन 21 में आया था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है ना, पहली बार जब स्टूडेंट पढ़ता है ना वो बहुत डर जाता है कि यार कितना डेंजर दिया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन क्या, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है पीछे, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो देख के और बच्चे डर जाते हैं। ये नवंबर 20 में आया था। जस्ट रीड द डेफिनेशन, रीड द क्वेश्चन।
पीजीएल फाइनेंस लिमिटेड, मुझे पता है कि वो पीछे वाला भी आउटस्टैंडिंग है, पीछे वाला भी पेंडिंग है अभी तक, ये करते हैं फिर उस पे चलते हैं, ठीक है। पीजीएल फाइनेंस लिमिटेड, ये मैं पहले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये देख के बच्चे जल्दी डरते हैं, तो इसको पहले करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये इतना इजी होता है, और उसके बाद में जो है अपन नॉर्मल इस पे आ जाएंगे पुराने वाले क्वेश्चन पे। पीजीएल फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी। Following info is provided by the company regarding its outstanding amounts. 600 lakhs of which installments are due on 300 accounts for the last 2 months. अच्छे से पढ़ना, उसने क्या कहा, 600 लाख रुपए of which installments are overdue यानी पेंडिंग है on 300 accounts for last 2 months. बेटे स्टैंडर्ड हुए या सब स्टैंडर्ड? 2 महीने से पेंडिंग है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 2 महीने ही है ना अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ओवर ड्यू 150 lakhs जिस 48 अकाउंट्स पे 3 महीने से पेंडिंग है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। और अकाउंट अमाउंट ओवर ड्यू 64 lakhs ऑन 20 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 months। ओके, अमाउंट ओवर ड्यू, लॉस नहीं है अभी तक। लॉस असेट बोले तो जिसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि डूब गया है, ये अभी तक लॉस में नहीं गया है। इन 4 अकाउंट्स मोर देन 3 years, amount overdue 60 lakhs already identified as substandard asset. One account of 40 lakhs which has been identified as non-recoverable by the management. Out of 20 accounts overdue for more than 30 months, 16th account has already been identified as substandard. Amount for 28 lakhs for more than 14 months and others are identified as substandard for a period of less than 14 months. ये 14 क्यों दिया है पता है आपको? अभी जैसे 12 का क्राइटेरिया है ना, पहले जब नवंबर 20 का एग्जाम था ना, तब 14 मंथ्स का क्राइटेरिया हुआ करता था। ओके, so that is why it's like that. Classify the assets in line with NBFC systemically important non-deposit taking company and deposit taking Reserve Bank directions 2016. डरावना क्वेश्चन है ना एकदम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक आपको समझाता हूं। क्वेश्चन को ना उल्टा चालू करो। क्या करो? उल्टा चालू करो। सबसे पहला सवाल मेरा, इन सारे के सारे अलग अलग इसमें आप मुझे बताओ लॉस असेट कौन सा होने वाला है? एक ही है इसमें जो लॉस है, बिल्कुल डूबा हुआ है। बराबर है, लिख लो। चलो इसका रेफरेंस दीजिए, नवंबर 2020 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, लॉस असेट है 40 का। ठीक, ये आपने सबसे पहले पहचान लिया। आगे अब अपन है ना उसके ऊपर की कैटेगरीज में आते हैं। अब उसके ऊपर आता है डाउटफुल और उसके ऊपर आता है सबस्टैंडर्ड। ठीक है, डाउटफुल और उसके ऊपर सबस्टैंडर्ड। अब ये क्वेश्चन में क्या स्मार्टनेस होती है पता है? हर क्वेश्चन ऐसा ही उनका होता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी जो ब्राइट फाइनेंस नाम का क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। इधर देखो और दिया है आपको, आउट ऑफ 20 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स। आपको है ना ये जो यहां पे डिटेल दी है, ये एक्चुअली इसकी दी हुई होती है। समझ में आ रहा है? ऊपर आपको बोला था 20 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ्स, उसका अमाउंट दिया हुआ है 120 lakhs। उसका ब्रेकअप नीचे दिया उसने। समझ रहे हो? ऐसा ही है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके। 20 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स 120 lakhs, उसका ब्रेकअप उसने क्या दिया कि भैया ये 20 अकाउंट के अंदर 16 अकाउंट्स जो ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड थे, उसमें 28 लाख का अमाउंट फॉर मोर देन 14 मंथ्स है। मतलब ये तो सब स्टैंडर्ड होने के बाद भी 12 महीने से ज्यादा हो गए, तो ये है डाउटफुल कैटेगरी में। अभी याद है, सब स्टैंडर्ड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर डाउटफुल में चला जाता है। तो अब आपने ये पहचान लिया है कि 28 लाख रुपया डाउटफुल में डाल दो। चलो 28 लाख रुपया डाउटफुल में डाल दो। दीक्षा, 20 अकाउंट्स का टोटल अमाउंट कितना था? बराबर है, बराबर है 120 lakhs। उसमें से अपन ने देखा कि 28 लाख वाला मोर देन 14 मंथ्स है। बचा कितना? वो कहां होगा फिर? वो लेस देन 14 मंथ्स है, तो वो सिर्फ सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल नहीं है। वो सिर्फ सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल नहीं है।
क्लियर? आगे, 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 years, ये कौन सी कैटेगरी बैठेगी? और वो बोल रहा है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड। डाउटफुल ही है, लॉस तो नहीं कहा मैनेजमेंट ने, बराबर है, तो डाउटफुल ही है। डाउटफुल में लिखो 60। समझ में आ गया? अब बाकी के तो जो है 3 months, 2 months, और इसका कुछ बैलेंसिंग फिगर भी होगा 600 माइनस ये जितने भी आपको अमाउंट्स दिए ना 150, 64, ये सब माइनस करोगे ना तो और एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ठीक है, वो भी जो होगा ना वो भी आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा। अच्छा, आपके टोटल कितने हैं ये देखो, टोटल कितने हैं? 600 lakhs, बरोबर है, इसका हिसाब किताब दिया उसने। आपने लॉस में कितने डाले? तो 60 माइनस 600 माइनस 40। फिर आपने डाउटफुल में 2 डाले थे, एक में डाला था आपने ये 3 साल वाला 60 lakhs माइनस 60, और आपने एक और डाला था ये 28 लाख वाला। अब इसके बाद आपका ये वाला कितना गया था, क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड कितना था? 92। तो बचा 380। 380 पूरा स्टैंडर्ड होगा। 380 पूरा स्टैंडर्ड है। आया समझ में? अच्छा, क्वेश्चन को एक बार वापस करें, इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने कौन सा करने को कहा आपको? बराबर, अपन नीचे से ऊपर जाएंगे, याद रखना, अपन नीचे से ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन में ऊपर से नीचे पढ़ने का ही नहीं, नीचे से ही पढ़ने का हमेशा। लॉस असेट सबसे पहले मिल गया, फिर उसके बाद वो आपको डिटेल देते रहता है, इधर 20 अकाउंट जो है ना उसी का डिटेल वो नीचे देता है। समझा दीक्षा? है ना, ये 20 अकाउंट का जो डिटेल उसने दिया है उसका टोटल अमाउंट है 120 lakhs, और 120 में से उसने कहा कि 28 लाख फॉर मोर देन 14 मंथ्स है। तो ये कौन सी कैटेगरी में गया? बराबर है, और 120 माइनस 28 कर लो, वो लेस देन 14 मंथ्स है, तो ये आ जाएगा सब स्टैंडर्ड में 82। और फिर उसने ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा वाला कहा, ये डाल दिया आपने डाउटफुल में 60। बस खत्म, बाकी का इसमें से ये सब माइनस किया तो आपको मिल गया स्टैंडर्ड। इजी है क्वेश्चन, पहली बार पढ़ते हैं ना डरते हैं, हाँ बेटा मैं सच्ची बता रहा हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी है। अब आप देखो अपना आंसर मैच हुआ या नहीं। आंसर फिनिश, इतना ही है। 40, डाउटफुल में आपने 2 डाला था, 60 और 28 चेक करो। डाउट सब स्टैंडर्ड में 92, और बाकी का 380 का ब्रेकअप फॉर मोर देन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, और जो बैलेंसिंग फिगर आया अपना 380 आ गया था। 2 मंथ्स 3 मंथ्स के फिगर वहां दिए हुए थे 150 और 64, ये 150 और 64 दिए हुए थे। ये देखो वो, no, it's not required that you have to start from standard. Okay, you can start from loss. They just want a breakup, they have nowhere specified that the first breakup should be standard only. Okay, like that, easy, परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी जो एक और क्वेश्चन अपन ने पेंडिंग छोड़ा है कर लें। ओके, तो चलो आप मुझे बताना बेटा अभी। यस, सो ये वाला है बेटा वो सवाल। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले मुझे लॉस के बारे में बताओ। बहुत बढ़िया, 8 accounts of 33 lakhs आर नॉन रिकवरेबल, फैंटास्टिक। तो आपने लॉस ढूंढ लिया है 33। ओके, लॉस इज 33। चलो डाउटफुल बताओ, सब स्टैंडर्ड बताओ। ये कौन से इसका ब्रेकअप दे रहा होगा बेटा, ये आउट ऑफ 25 अकाउंट वाला? बिल्कुल उसका ब्रेकअप है।
परफेक्ट, आगे। क्या हुआ, आपने ये वाला नहीं बताया मुझे, मोर देन 3 years वाला कहाँ जाएगा? 82 विल बी डाउटफुल। 82 विल बी डाउटफुल, तो डाउटफुल मिल गया, लॉस मिल गया, सब स्टैंडर्ड मिल गया। अब आप 440 में से ये सब सब्ट्रैक्ट करो तो स्टैंडर्ड मिलेगा। 440 टोटल एडवांसेस है, उसमें से 259, उसमें से 105 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है और 64 2 महीने के लिए है, सॉरी 4 महीने के लिए। तो आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो आपको बैलेंसिंग फिगर जो रेगुलर असेट है वो भी मिल जाएगा। 19, ये आपका आंसर है। 90 ना? 259 ही आया था ना तुम्हारा? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद तुम्हारा 47 19 82 33। 47 19 82, बिल्कुल सही। 47 19 82 33, परफेक्ट। क्लियर, इजी है? ठीक है, ठीक है। बेटा, मैं जो स्टूडेंट्स बाद में इसे रिकॉर्डिंग के रूप में देखने वाले हैं उनके लिए मैं बस बता दूं कि इसे किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि लॉस असेट कितना है। तो लॉस असेट 33 लाख तुरंत इस लाइन में समझता है। दूसरे लाइन में आपको पता चलता है कि भाई 25 अकाउंट का डिटेल है 66 लाख का, और उसका नीचे ब्रेकअप देते हैं वो लोग। यही उनकी सबसे बड़ी स्मार्टनेस है कि वो है ना ऊपर इन्फो, ऊपर एक्चुअल बताते हैं और नीचे उसका इन्फो देते हैं कि जो 25 अकाउंट मोर देन 30 मंथ से ओवरड्यू है उसका हिसाब किताब कैसा है। उसमें से 17 अकाउंट जो है ना वो सब स्टैंडर्ड है ऑलरेडी, और उनको 12 महीने से ज्यादा हो गया है। सब स्टैंडर्ड होकर भी उनको 12 महीने से ज्यादा हो गया है, तो लॉस में गया 33। सब स्टैंडर्ड होके अगर आपको 12 महीने हो गए तो आप डाउटफुल कैटेगरी में जा चुके हो। सब स्टैंडर्ड होके 12 महीने हो गए तो आप डाउटफुल कैटेगरी में चले गए। 19 लाख हो गया बेटे डाउटफुल। अब टोटल कितना था? 66 लाख था, उसमें से सिर्फ 19 ही डाउटफुल हुआ, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का सब स्टैंडर्ड होगा, जो कि हो जाएगा 47 लाख। 66 माइनस 19 विल बी 47 लाख। उसके बाद में आपको क्या बोला हुआ था यहां पे? एक और मोर देन 3 इयर्स वाला बोला था, जो तो डाउटफुल ही रहता है, इसको भी डाउटफुल में डाल दिया। फिर अपने को पता था कि टोटल लोन्स थे 440, उसमें से चारों सब्ट्रैक्ट कर दिए तो स्टैंडर्ड की टोटल मिल जाती है 259। और 259 में भी आपको ब्रेकअप दिया हुआ है कि भाई आपका अमाउंट ओवरड्यू 105 और 64 है, 3 महीना 4 महीना वाला। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको आंसर आ जाएगा कि 90 जो है वो बिल्कुल रेगुलर है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है पूरा? चलो, यस दीक्षा, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी? आपको प्रोविजंस बनानी है, बराबर है? आपको प्रोविजंस बनानी है। समझ में आ रहा है दीक्षा क्या करना है? प्रोविजंस बनाना है। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। आपने अकाउंट्स में हमेशा से सीखा है, 11 स्टैंडर्ड से सीखा है कि आप जब किसी डेटर्स को माल बेचते हो तो पैसा डूब सकता है, बराबर है? तो आप उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, राइट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, जो पैसा डूबेगा उसके लिए। तो आरबीआई भी क्या करती है, आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं। अगर आप लोन्स बांट रहे हो तो लोन, आप कंपनी वही हो, बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, आप लोन्स बांट रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कभी ना कभी आपके कुछ ना कुछ पैसे तो डूबेंगे ही, बराबर है? तो फिर आरबीआई ने उन्हें कहा है कि आपको भी प्रोविजंस बनानी होंगी, आपको भी प्रोविजंस बनानी होंगी। और उनको प्रोविजंस बनाने के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ये वाले। अगर आपका असेट स्टैंडर्ड कैटेगरी में है
तो जो बड़ी रिस्की कंपनीज हैं, यानी एनबीएफसी एनडीएसआई और एनबीएफसी डी, डिपॉजिट लेने वाली और बड़ी वाली 500 करोड़ के ऊपर वाली 0.4%, और जो छोटी कंपनीज होती है वो 0.25 करेंगी। सब स्टैंडर्ड रहेगा तो दोनों भी 10% करेंगे। डाउटफुल रहेगा और वो भी अनसिक्योर्ड रहेगा डाउटफुल, तो दोनों 100% प्रोविजन करेंगे। अगर डाउटफुल है लेकिन वो असेट सिक्योर्ड है, लोन अपन ने जो दिया था उसके सामने गारंटी है अपने पास, डाउटफुल हो गया अगर 1 साल हुआ है तो 20%, 1 से 3 साल हुआ है तो 30%, और 3 साल से ज्यादा हुआ है तो 50%। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? और अगर लॉस असेट है तो आरबीआई ने कहा है कि आपको 100% इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है ना, आपको इसका 100% प्रोविजन बना लेना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है पता है, यहां पे अब आपको है ना अलग अलग कैटेगरी के असेट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ उसके ऊपर ये परसेंट लगाने का है, मल्टीप्लाई करने का है, टोटल करना है, बस इतना इजी क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आपको क्या करना है एग्जैक्टली? यस, क्या आपको क्लियर हुआ क्या करना है आपको एग्जैक्टली? आपको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल ये कैटेगरी दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उसके सामने उसका परसेंट लिखना है और मल्टीप्लाई करके प्रोविजन का टोटल करना है। दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना और। ठीक है, चलो इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कितना बनाओगे? 10%। याद रखना, सब स्टैंडर्ड कितना? 10%। अब डाउटफुल की बात करते हैं। डाउटफुल में दो चीजें हो जाती है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बराबर है? मुझे बताओ, अगर अनसिक्योर्ड है और डाउटफुल 1-2 साल हो गए अभी तक पैसा नहीं मिला, पैसा मिलने का कोई चांस दिखता है? एक तो अनसिक्योर्ड है, अपने पास कोई गारंटी भी नहीं है, बराबर है, कोई असेट भी नहीं अपने पास, और डाउटफुल है, तो ऑब्वियस बात है 100% ये पैसा डूबना ही अभी। और अगर मान लो अपने पास कोई सिक्योरिटीज हैं और वो डाउटफुल कैटेगरी में है, तो आपको देखना पड़ता है उसे डाउटफुल हुए कितने साल हो गए। 1 साल हुआ है तो 20%, 1 से 3 साल हुआ है 30%, ये सब सिक्योर्ड जो है उसके लिए। 3 साल से ज्यादा हो गया है तो 50%, और लॉस है तो फिर तो क्या सोचना है, ये तो डूबा हुआ ही है, 100% प्रोविजन। ठीक है बेटा, डिपॉजिट्स लेने वाली नहीं लेने वाली सबके लिए सारे रेट सेम है, सिर्फ एक रेट अलग है स्टैंडर्ड असेट का। अगर डिपॉजिट नहीं लेते हो, छोटी कंपनी है, तो 0.25%, लेकिन डिपॉजिट लेते हो या बड़ी कंपनी हो तो 0.4%। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी कोई रेट में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है दीक्षा? पूरा बना लो चार्ट, फटाफट बना लो। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। Done. Sure. Ready to start questions? Okay, fantastic. कैल्सी रेडी रखना।
सबसे पहले बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, आपके एनबीएफसी के एडवांसेस दिए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के ऊपर कौन सा परसेंट लगाना ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपको लास्ट लाइन में पता चलता है। एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। जरा सोचो, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब छोटी कंपनी है, और नॉन डिपॉजिट है मतलब लेती भी नहीं है, तो फिर इन दैट केस कौन सा रेट होना चाहिए, 0.25 या 0.4? बाजी 0.25 समझ में आ रहा है? 0.25 वाला रेट। अगर यहाँ पे डिपॉजिट्स लेने वाले, याद रखना, देखो कैसे याद रख सकते हो मालूम है इसको, देखो दीक्षा, आपको इसे ऐसे याद रखना है, जो डिपॉजिट लेती है वो रिस्की है, जो रिस्की है उसको ज्यादा प्रोविजन करना चाहिए, जो कम रिस्की है उसको कम प्रोविजन करना चाहिए, लाइक दैट। क्लियर? चलो अब कैलसी पे फटाफट मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले मैं परसेंट लिखते जाता हूं। सब स्टैंडर्ड इसके साइड में लिख रहा हूं 0.25%। अच्छा मैं सारे परसेंट ही लिख रहा हूं, 0.25। सब स्टैंडर्ड कितना? सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स 1 साल तक, 1 से 3 साल, 3 से ज्यादा। चलो उसके बाद अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल 100, लॉस। फटाफट मल्टीप्लाई करो, टेक द ग्रैंड टोटल और मुझे आंसर बताना। 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, उसके बाद में 10,000 50 मल्टीप्लाई बाय 10%, उसके बाद तुम्हारा 2,400 मल्टीप्लाई बाय 20%, फिर 675 मल्टीप्लाई बाय 30%, उसके बाद 225 मल्टीप्लाई बाय 50%, उसके बाद में ग्रैंड टोटल प्लस 727 प्लस 360। Yes, what's your answer? मेरा तो 3202 कुछ आ रहा है। नहीं, फिर हो सकता है मेरा भी कोई कैल्सी में मिस्टेक हो गया होगा, पॉसिबल है। 3247 आ रहा है, अपने दोनों का गलत कैसे हो सकता है? अरे वापस से चेक करो। 0.25%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, 100%। रेट एक बार चेक करते हैं ना, बराबर तो है। 1,26 का 0.25, इसका 10%, इसका 20%, 30%, 50%, 100%, 100%, सब तो अपन ने बराबर किया है। कुछ ना कुछ जरूर कैलकुलेशन पे अपना मिस्टेक हुआ है। कर लो जरा चेक। थ्री टू फोर से मैच हो रहा है। क्लियर? इजी एकदम। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक जाने तो वो ऑब्वियस बात है, अपन कैलसी पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑब्वियस बात है, अपन लिख के करेंगे तो हमारा परफेक्ट ही आने वाला है। चलो अभी इसका एक और क्वेश्चन देते हैं, कम ऑन ट्राई दिस। व्हाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, अब अपन कोशिश करेंगे अपनी कोई भी कंप्यूटेशन एरर ना हो। पहले चेक करो रेट क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोविजन बोला उसने, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, बोलो स्टैंडर्ड के लिए क्या रेट होगा? बराबर है, लेकिन इधर स्टैंडर्ड है ही नहीं है। ठीक है, चलो सो इसका रेट सब स्टैंडर्ड। हाँ, हाँ, चलो निकालो फटाफट।
2680 multiplied by 10% m plus 640 multiplied by 20% m plus 180 multiplied by 30% m plus you have got 60 multiplied by 50% m plus you have got MRC plus 194 plus 96. मेरा भी उतना ही आया है. 770 it is coming. Okay, 770 it is coming. Perfect. Okay, easy. चलो ये भी अपन ने किया था, नहीं किया था यार, ये अपन ने नहीं किया था. ये वाला करो, है ना, ये करो तो जरा याद करो. नेट ओन फंड. Yes. You have been given the paid up capital, you have been given the free reserves. So 500 ये सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन उसमें से ये डेफर्ड है, तो हम owned fund will be 400, बराबर है. पेड अप कैपिटल प्लस दिस माइनस द डेफर्ड एक्सपेंसेस 400 ओन्ड फंड. अब इन्वेस्टमेंट्स दोनों मिलकर 200 है, तो 160 इसमें से जाएगा, 240 नेट ओन फंड्स. आया आपका आंसर? हाँ, 240 राइट. परफेक्ट, इजी है. चलो नेक्स्ट. करो. ये है MTP सीरीज 2 नवंबर 22. पहले बताओ रेट क्या. बिल्कुल 0.4, क्योंकि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, बराबर है. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.4 लेना है. सो इसका 0.4%, बाकी इसका, बाकी बोलते जाओ. करो. मैंने कैलकुलेट नहीं किया बेटा आपका. 24 कितना बोले? 248.1. वापस चेक करो, वापस चेक करो. वापस चेक करो. 13400 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, 670 मल्टीप्लाई बाय 10%. हाँ, 2481.1 ही आ रहा है मेरा भी. ये देखो इसने क्या घान किया है, देखा क्या? हाँ, वो उसने गड़बड़ कर दिया है. ठीक है, अपना राइट है बेटा, अपना राइट आंसर, क्योंकि परसेंट सब बराबर है. 0.4, 10, 20, 30, 50, 100, 100. ओके, चलो अब चले लास्ट इस पे, लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. Yes. कैसा लग रहा है अभी तक का चैप्टर? हाउ इज इट? Sir, अभी तक तो बड़े थे. बहुत इजी है ना. आखिरी वाला तो और ज़्यादा इजी है. आखिरी वाला तो तुमको क्या बताऊं, ये वाला चार्ट बना दो. लीज और हायर परचेस के लिए प्रोविजन कितनी करनी पड़ती है ना, वो उसका ये चार्ट है. बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है.
परसेंट लगाने का है, खटाखट आंसर आता है। लीज और हायर परचेज वाली असेट्स के ऊपर आपको प्रोविजनिंग जब करनी होती है तो उसका प्रोविजनिंग का ये फॉर्मेट है। अगर लीज और हायर परचेज, देखो क्या होता है ना, कुछ एनबीएफसी सिर्फ लीज पे देने का काम करती है, सिर्फ असेट्स हायर परचेज पे देने का काम करती है और कुछ काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो भी अपने जो पैसे देते हैं, असेट्स देते हैं, वो कभी कभी अटक जाते हैं, पैसा नहीं आ पाता है। तो अगर ओवरड्यू हो गया, 12 महीने से अंदर था है, नील, 12 से 24 है, 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू का आपको प्रोविजन करना है। 24 से ज्यादा है, 36 से कम है, 40%। 36 से ज्यादा है और 48 तक है, 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू, और 48 से ज्यादा है, 100% ऑफ नेट बुक वैल्यू। जस्ट मेक दिस चार्ट, चैप्टर इज डन। बस अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, इसके क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। कंप्लीटेड? Yes. लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। अभी आखिरी है, ये रहा पहला सवाल। Omega Financial is the NBFC providing higher purchase solutions for acquiring consumer durables. Following information is extracted. Assets funded, LCD, washing machine, refrigerator, AC, period overdue up to 12 months, 24 months, 20, 30 months, 45 months, 60 months, 100 crore इसका इंटरेस्ट अमाउंट है, ओके। 120, 10, 5, 1। सच बताओ, कुछ लेना देना नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं आता है ना। अपने को तो प्रोविजन कितना बोला है, नेट बुक वैल्यू का परसेंट लेने का होता है, बराबर ना, अपने को नेट बुक वैल्यू का परसेंट लेने का है। बेटा अप टू 12 मंथ्स कितना प्रोविजन, छोड़ दो। अप फॉर 24 मंथ्स, 24 से 30 मतलब 36 तक आपको पता ही है कितना। फॉर 30 मंथ्स ना, 45 मंथ्स। एग्जैक्टली, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। 400 का 10%, 250 का 40%, 120 का 70%, 10 का 100%। It is 232. 234। ये क्वेश्चन मे 21 आरटीपी का था, जो इसका आपका आंसर 234 मैच होता है, बराबर है। चलो आगे। अब ये सवाल हम लोग जो करने वाले हैं, ये सवाल है आपका, यस, ये सवाल है नवंबर 21 आरटीपी से। चलो निकालो जरा। सेम क्वेश्चन है, अप टू 12 मंथ्स नील, 24, 10, 30, Hmm. 1270, लेट्स सी। अरे वाह, बढ़िया, क्लियर। एंड स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ एनबीएफसीज, टेल मी। वो बेचारा साहिल कितना डरा हुआ था यार। हाँ, तो इट्स वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जब पहली बार हम करते हैं तो वो थोड़ा सा डरावना लगता है, ठीक है। साहिल, आई एम श्योर आप भी जब रिकॉर्डेड देख रहे होंगे अभी ये, ठीक है। सो दिस नॉट डिफिकल्ट, दिस अ वेरी इजी चैप्टर, ओके। बस हमें क्या करना है वो बस पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में 4 ही चीजें हैं, थ्योरी को ओवरलुक करो, इसको ध्यान दो। अब ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है।
ये जुलाई 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइनल आंसर? ओके, परफेक्ट। 14,000 इजी। 10, 40, 70, 100। चलो आगे, नवंबर 21 हो गया। उसके बाद अगला कौन सा? डन। So here is the end of the chapter. यहाँ पे we conclude the chapter. I'm sure you must would have liked the chapter. In fact, this is one of the most easy chapters of your entire syllabus. Okay? I think you will also appreciate this fact कि this is सच में सबसे ज़्यादा easy chapter. एटलीस्ट जो ये 4 चीजें हैं ना, इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई परसेंटेज कितने लेने हैं, और उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, ओन फंड निकालना, परसेंटेजेस लेके प्रोविजंस बनाना, ये सब तुम्हें बैंकिंग कंपनीज में भी करना है। सेम चीजें बैंकिंग कंपनी में भी अपने को यही चीजें करनी होंगी, ठीक है? तो ये प्रोविजंस थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, एंड आई एम श्योर इट इज वर्थ, बराबर। थोड़ा सा याद रख के अगर अपने 5 मार्क आउट ऑफ निकलते हैं, व्हाई नॉट, राइट? सो ये अपने को एकदम पक्का रखना है टॉपिक, ये चैप्टर है ना। Yes. So thank you so much. I'll conclude the lecture over here.